वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी के टॉपिक एयर के साथ मैं मुख्तार सर आपका वेलकम करता हूं एफआई की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एयर के बारे में यानी हवा के बारे में आपके साथ बात करेंगे जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हवा एयर जो है ये आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ता है ज्योग्राफी में। इस हवा में बहुत सारे गैसेस रहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं से ये एयर बनता है। जब हम अर्थ की तरफ देखते हैं तो अर्थ के चारों तरफ जो गैसवस एनवलप हैं, ये जो एयर है जो चारों तरफ से हैं, ये एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। इसमें अलग अलग गैसेस आते हैं और इन्हीं गैसेस से ये जो ये एनवलप बनता है जो अर्थ को चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, और फिर इसी को हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। और एटमॉस्फेयर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई बात समझ में? अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे कि ये एटमॉस्फेयर जो हमारा है ये किस तरह का बना हुआ है। जब हम अर्थ की तरफ देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द अर्थ वर्टिकली, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमने इस पूरे एटमॉस्फेयर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। पहला हिस्सा जो अर्थ के साथ लगा हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर का, गैसेस एनवलप का जो पहला वाला हिस्सा है, उसको हम ट्रोपोस्फेयर का नाम देते हैं। ये नाम याद रखना बच्चों, ट्रोपोस्फेयर। और ये ट्रोपोस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वेदर फिनोमिनाज, बारिश, बादल या जो रेनफॉल, स्नोफॉल, जो भी कुछ वेदर फिनोमिना में आता है वो सब कुछ इसी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। आई बात समझ में? और हम इंसान भी इसी ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं अर्थ के ऊपर, और इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, याद रखना जो भी वेदर फिनोमिना होता है वो सारा एटमॉस्फेयर की किस हिस्से में? शाबाश, यस, ट्रोपोस्फेयर वाले हिस्से में होता है। ट्रोपोस्फेयर की लेयर में हमें देखने को मिलता है। ओके, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। 13 किलोमीटर जब हम ऊपर चले जाते हैं वहां तक जो एटमॉस्फेयर की लेयर आती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर का नाम देते हैं। इसके बाद जो दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को हम ट्रोपोपाज कहते हैं। ओके, और ये स्ट्रेटोस्फेयर जो दूसरी लेयर एटमॉस्फेयर की है, इसमें कोई भी वेदर फिनोमिना, बादल, बारिश वगैरह नहीं होते हैं। और ये वाला हिस्सा जो एटमॉस्फेयर का है ये एरोप्लेन्स के चलने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है बारिश वगैरह बादलों की वजह से। और ट्रोपोस्फेयर के ही निचले वाले हिस्से में हमें एक इम्पॉर्टेंट जोन या हिस्सा मिलता है जिसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट गैस मिलती है जिसको हम ओजोन गैस का नाम देते हैं। उसको हम ओजोन गैस कहते हैं, ओजोन गैस। और यही वो गैस है जो सूरज से आने वाली, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस को हम तक डायरेक्टली पहुंचने ही नहीं देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ही हम ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर तक चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारी जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है ज़मीन से। और नीचे वाले हिस्से में ओजोन लेयर भी हमें देखने को मिलती है, ओजोन गैस जिसको हम कहते हैं वो मिलती है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए कि 13 किलोमीटर तक ट्रोपोपाज और उसके बाद 50 किलोमीटर तक दूसरा जो लेयर है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी लेयर है उसको हम मीजोस्फेयर कहते हैं। अगर आप ऊपर देख सकते हैं जो हमारी फोटोग्राफ में कि तीसरी लेयर जिसके ऊपर हमने सर्कल बांधा है ये मीजोस्फेयर कहलाता है। और मीजोस्फेयर जो है ये 80 किलोमीटर तक आता है, यानी कि 50 से लेके ऊपर जब 30 किलोमीटर तक जाते हैं जो नेक्स्ट लेयर वहाँ पर हमें मिलते हैं उसको हम मीजोस्फेयर कहते हैं। और मीजोस्फेयर वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर का वो है जहाँ पर ये एस्ट्रॉइड्स या मीटोराइड जो ऊपर से आने वाले जो ये पत्थर वगैरह होते हैं स्पेस से, वो इसी हिस्से में जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और वो ज़मीन तक नहीं आते हैं, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो है उसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर। याद रखना, थर्मोस्फेयर इसको कहा जाता है। थर्मोस्फेयर जो है 82 जो है बाकी 400 किलोमीटर्स तक हमें देखने को मिलती है। इसको हम थर्मोस्फेयर का नाम देते हैं। थर्मोस्फेयर में ही हमें एक लेयर मिलती है, उसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। याद रखना, आयनोस्फेयर। और आयनोस्फेयर हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी रेडियो वेव्स या जो सिग्नल्स वगैरह हैं रेडियो चलाने के लिए जो है वो इसी लेयर की वजह से वापस रिफ्लेक्ट बैक होते हैं अर्थ की तरफ, जिस वजह से ट्रांसमिशन जो है रेडियोज़ का वो चलता है। तो आयनोस्फेयर एक पार्ट है थर्मोस्फेयर का जो हमारे रेडियो ट्रांसमिशंस को चलाने के लिए हमारी मदद करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की है वो है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर में बहुत कम
जो है एयर हमें देखने को मिलता है, थिन एयर कह सकते हैं। इस लेयर की शुरुआत 400 किलोमीटर ऑनवर्ड्स होती है, उसके बाद स्पेस शुरू होता है। अच्छा, एग्जॉस्फेयर में हमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस भी हमें देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर व्हेन वी गो वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड्स, एंड दिस इज़ द लास्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर की। एयर किन गैसेस का बना हुआ है, इसमें हमारा आता है नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सारे के सारे गैसेस ही का हमारा एयर बना हुआ है। कंपोजिशन ऑफ एयर यानी कि एयर जो है किन किन गैस का बना हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का आता है 20.9%। अदर गैस जो है वो 0.17% ही हैं। ऑर्गन की अगर हम बात करें, खाली ऑर्गन की, वो 0.90% है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता है भाई साहब कितना है, सिर्फ 0.3%, यानी कि बहुत कम। लेकिन इतना कम कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी गैस इतनी खतरनाक है कि ग्लोबल वार्मिंग कर दी भाई साहब। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थोड़ी और बढ़ गई तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ख्याल रखेंगे ना? वेरी गुड। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपने अखबारों में देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थोड़ी सी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती ही पूरी दुनिया में ऐसा टेम्परेचर जो है बढ़ गया। अब इसने तो क्रॉप्स, कैलेंडर्स को या बाकी ग्लेशियर्स को या बाकी सारी ह्यूमन लाइफ उसको तो इसने अफेक्ट कर दिया है। अब सर हम बात करेंगे इंसुलेशन की। इंसुलेशन क्या होती है? ये वो गर्मी होती है जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है अपने अंदर रखता है, क्योंकि सूरज से आने वाली जो सोलर रेडिएशन होती है वो सारी की सारी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं रहती, उसमें से बहुत सारी रेडिएशन वापस चली जाती है। लेकिन वो हिस्सा जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। और यही वजह है कि इक्वेटोरियल रीजन पे हमें अच्छी खासी इंसुलेशन देखने को मिलती है, लेकिन जो हम पोलर रीजन्स की तरफ चले जाते हैं वहाँ पर इंसुलेशन कम मिलती है और गर्मी वहाँ पर हमें कम देखने को मिलती है। उसका एक कारण ये भी है कि इक्वेटोरियल रीजन तक पहुँचने के लिए सोलर रेडिएशन को जो है ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रॉस नहीं करना पड़ता है। जबकि आप इस पर फोटोग्राफी भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रॉस करके ही सोलर रेडिएशन जो है वो इक्वेटोरियल रीजन तक पोलर रीजन्स तक पहुंच पाते हैं, और इस वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और कम इंसुलेशन हमें पोलर रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वेदर जो है इक्विपमेंट्स की, या हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहते हैं वेदर के हवाले से। विंड वैन आपने देखा होगा इसको, ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें विंड की डायरेक्शन जो है बता देता है कि किस डायरेक्शन से विंड आ रहे हैं और कहाँ की तरफ चली जाती हैं। दूसरा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम बोलते हैं रेन गेज। रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द रेन को मेजर करना, कितनी बारिश हुई है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको हम रेन गेज का नाम देते हैं। समझ आया होगा ना भाई साहब? अब इसके बाद जो दूसरा दो इंस्ट्रूमेंट हमारे और हैं, उनमें जो है पहला आता है सर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की वो मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। और बैरोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हम एयर प्रेशर, कितना दबाव है एयर का, वो किस हद तक है, उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बैरोमीटर का नाम देते हैं। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एयर प्रेशर। अब जो एयर है ये हर जगह पे एक ही कंडीशन में नहीं रहता है। कहीं पे हमें हल्की हवा मिलती है जिसको हम एक नाम देते हैं, और कहीं पे हमें ठंडी हवा मिलते हैं जिसको हम दूसरा नाम देते हैं। सो फार एज द रीजन वेयर वी हैव कोल्ड एयर, जो कोल्ड एयर जोन्स होते हैं उनको हम हाई प्रेशर जोन्स बोलते हैं। और जहाँ पर गर्म हवा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जो एयर होता है वो हल्की रहती है, इसीलिए हम उसको लो प्रेशर एरियाज कहते हैं, लो प्रेशर जोन्स भी कहते हैं। और जो विंड होती है, व्हाट इज़ विंड? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर तभी होता है जब हाई और लो प्रेशर जो रीजन्स बन जाते हैं, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ चली जाती हैं। ये चीज़ें आप अच्छी तरह से जहन में रखेंगे बच्चा। अच्छा सर, अब हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट्स की और विंड सिस्टम्स की। प्रेशर बेल्ट्स आप फोटोग्राफी देख सकते हैं कि किस अर्थ के हिस्से में हाई प्रेशर और किस हिस्से में लो प्रेशर रहता है। अब जहाँ तक बात विंड्स की है, विंड्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स की रहती हैं। ठीक है, एक होती है परमानेंट विंड।
परमानेंट विंड वो विंड्स होती हैं जो पूरे साल चलती रहते हैं, जैसे ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। हाँ जी, जो है क्या बोलते हैं इनको हम परमानेंट विंड्स इनको कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी विंड टाइप है उसको हम बोलते हैं सीजनल विंड। पर्टिकुलर सीजन में किसी भी रीजन में चलने वाली विंड को हम सीजनल विंड कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल को लेके समझाने की कोशिश करें, जैसे मॉनसून विंड्स हिंदुस्तान में आ जाती हैं एक पर्टिकुलर सीजन पे, बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल दिस विंड एज शाबाश सीजनल विंड। इसी तरह से लोकल विंड, किसी पर्टिकुलर इलाके में किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलने वाले विंड को हम लोकल विंड बोलते हैं, वहीं पे चलने वाले। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, यहाँ पर जो है एक हवा चलती है, विंड चलती है जिसको हम लू कहते हैं, तो लू इस हिसाब से क्या बन जाएगी, लोकल विंड। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर की। मॉइस्चर जो नमी हवा में रहती है उसको हम मॉइस्चर का नाम देते हैं। और जो वाटर वेपर्स हवा में रहते हैं या ये मॉइस्चर जो रहता है, इसको हम जिस टर्म से समझने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वो वाटर वेपर्स रहते हैं जो हवा में रहते हैं, इसी को हम ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। ठीक है सर, नमी को हम, नमी जो है ह्यूमिडिटी, इसको हम कहते हैं। जो हवा में जो पाए जाने वाले पानी के कतरे रहते हैं वेपर्स की शक्ल में, उनको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि कभी सनी डे में या जिस दिन अच्छी खासी धूप भी होती है लेकिन कपड़े सूखते ही नहीं हैं। हाँ, उस दिन आपको ऑप्रेसिव फील होता है, आपके पसीने छूटते हैं। असल कारण ये होता है कि उस दिन हवा में ज़्यादा नमी होती है और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से ही ना तो कपड़े अच्छी तरह से सूख पाते हैं और आपको ऑप्रेसिव फील होता है, आपके पसीने छूटने लगते हैं। तो इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटीज़ दो टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप सिर्फ नाम याद रखना भाई साहब, इस एज में ह्यूमिडिटी दो टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे वाले क्लासेस में आपको इस चीज़ के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर, अब हम बात करेंगे रेनफॉल की। रेनफॉल या जिसको आप बारिश भी कहते हैं, जब हम बारिश को बरसते हुए देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है ना, तो इसलिए हम कभी कभी कहते हैं इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। हाँ, लेकिन ये बारिश जो है ये बरसती कैसे हैं और किस तरीके से बरसती हैं, आज हम इस क्लास में जो है उसके हवाले से आपके साथ बात करेंगे। तो चलें, तो जहाँ तक बात रेनफॉल की है, बारिश की है, ये अलग अलग टाइप्स की रहती हैं, क्योंकि गिरने का जो वजह होता है, जो बारिश बरसने का जो कारण होता है, उस रीजन्स की बुनियाद पे हमने इन रेनफॉल को जो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। ओके, पहली जो रेन टाइप है उसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन या फ्रंटल रेन, इसमें क्या होता है कि एक साइड से कोल्ड एयर आता है और दूसरे साइड से वार्म एयर आता है, और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो वार्म एयर जो हल्के होते हैं वो ऊपर की तरफ चली जाते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में वो वहाँ पर ठंडी हो जाती हैं, और उसमें वेपर्स जो होते हैं इस एयर में वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन में बादल बन जाते हैं, फिर उसमें पानी के कतरे जो वेपर्स होते हैं वो आपस में मिलने लगते हैं और रेन ड्रॉप्स बनाते हैं, और उसके बाद जब ये रेन ड्रॉप्स फ्लोट नहीं कर पाते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये नीचे ज़मीन की तरफ आने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से बारिश शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से होने वाली बारिश को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेन, या इसको हम फ्रंटल रेन भी कहते हैं। आई बात समझ में? बात है। इसके बाद जो हमारी दूसरी रेनफॉल टाइप है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन में क्या होता है कि जब हॉरिजॉन्टली विंड ब्लो होती है जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, अगर उसके सामने कोई माउंटेन, कोई पहाड़ आ जाता है, पहाड़ की वजह से वो हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। जब हवा जिसमें मॉइस्चर होता है ऊपर की तरफ चली जाते हैं, इस पहाड़ की वजह से, इस माउंटेन की वजह से ऊपर कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और कंडेंसेशन में बादल बनते हैं। फिर बादल के अंदर ये वेपर्स आपस में मिलने लगते हैं और आपस में मिलने के बाद ये रेन ड्रॉप्स बनाते हैं। अच्छा खासा रेन ड्रॉप या स्मॉल साइज रेन ड्रॉप या नॉर्मल रेन ड्रॉप बनाने के लिए कम से कम 8 मिलियन यानी कि 80 लाख वेपर्स आपस में मिलते हैं, और मिलने के लिए जो प्लेटफॉर्म उनको वहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड करता है या जिस चीज़ के ऊपर वो बैठ के मिलते हैं वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स या ऐश पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इन ऐश या डस्ट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो ये वाटर वेपर्स मिलने के बाद ये रेन ड्रॉप्स बनाते हैं, और ये रेन ड्रॉप्स जब एटमॉस्फेयर में सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो नीचे बारिश की शक्ल में आते हैं, और इसी बारिश को हम ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। अब इसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है कि सूरज की गर्मी की वजह से वाटर बॉडीज़ पे जो है अच्छी खासी जो है एवापोरेशन होती है, और इसी के साथ साथ सूरज की रेडिएशन की ही वजह से जो है हवा गर्म हो जाती है। तो जब ये हवा गर्म हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ चली जाते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाते हैं।
अपर एटमॉस्फेयर में जाने के साथ साथ इस हवा में ये वेपर्स को भी अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाती है। तो ये वाटर वेपर्स जो होते हैं या वेपर्स जो होते हैं, जब ये ऊपर इन गर्म हवाओं की वजह से, जिनको हम कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं, ये कन्वेक्शनल करंट्स अपने साथ वेपर्स को भी ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर वहाँ पर ये वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कंडेंसेशन होती है, बादल बन जाते हैं और फिर वहाँ पर जो कंडेंसेशन के बाद जो रेन ड्रॉप्स बनते हैं, वो रेन ड्रॉप्स जब सस्टेन नहीं कर पाते, उनका साइज़ बढ़ जाता है, तो वो रेन ड्रॉप्स नीचे ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। तो उसको हम रेनफॉल कहते हैं। लेकिन इस तरह से पड़ने वाली रेनफॉल को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स की वजह से गर्म हवाएं जो ऊपर की तरफ जा रही थी, वर्टिकली ऊपर जा रही थी, उनको हम कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। तो इन्हीं कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से पड़ने वाली रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेन। ठीक है सर, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से जो पड़ने वाली रेन होती हैं उसको हम कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जहन में रखना। ओके, अब हम चलते चलते वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए जिन एलिमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो दोनों में, वेदर में भी और क्लाइमेट में सेम रहते हैं। कौन से हैं एलिमेंट्स इनके? टेम्परेचर एलिमेंट हैं, ह्यूमिडिटी एलिमेंट हैं, विंड एलिमेंट हैं, जो रेनफॉल एलिमेंट है, एयर प्रेशर एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट्स, इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें, ये एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट में सेम रहते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में और छोटे से टाइम पीरियड में और लगभग 24 आवर्स के लिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं वेदर। इन्हीं एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं मोर देन 30 ईयर्स में, मोर देन 30 ईयर यानी कि 30 साल से ज़्यादा समय के लिए जब हम इन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि इस इलाके का जो क्लाइमेट कैसा है। ठीक है भाई साहब, 24 घंटे में एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट में जो उथल पुथल रहती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो रहती हैं, उसको हम वेदर कहते हैं। और 30 सालों तक एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी रही उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ये सिंपल तरीका है जो है वेदर और क्लाइमेट को समझने के लिए। ओके, लेकिन याद रखना यहाँ पर चलते चलते जो एलिमेंट्स रहते हैं दोनों में, क्लाइमेट में और वेदर में, वो सेम रहते हैं दोनों में। लेकिन जब हम छोटे पीरियड के लिए उनको स्टडी करते हैं, 24 आवर्स के लिए जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट को हम वेदर कहते हैं। जब हम इन्हीं एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं मोर देन 30 ईयर्स के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में इनको हम स्टडी करते हैं, जो रिजल्ट वहाँ से निकल के आता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।